जय हिंद दोस्तों। अभी आप सबके दिमाग में ये चल रहा है कि 1 नवंबर से जो विद्या संबलन योजना प्रारंभ हो रही है, ऐसा क्या करें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं कि इसमें अपना चयन सुनिश्चित हर हाल में हो जाए और चयन होने के बाद भी हम उस समय का पूरा सदुपयोग कर सकें। तो सबसे पहली बात, किसी भ्रम में या मुगालते में नहीं रहें। इसमें कोई साक्षात्कार नहीं होगा, इस कारण किसी भी तरह की कोई सिफारिश वगैरह नहीं लगेगी। यहाँ पर सिस्टम ये रहेगा कि आपके जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चाहिए गई है उसका 75% और आपने जो ट्रेनिंग ले रखी है प्रशैक्षणिक योग्यता जैसे बीएड एसटीसी वगैरह, तो उसका 25% इनको काउंट करके मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर ही चयन होगा। अगर पहली जो मेरिट पे आया उसने ज्वाइन नहीं किया या उसका कार्य असंतोषजनक रहा, ऐसे में सेकेंड मेरिट यानी नेक्स्ट मेरिट वालों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसलिए आप फॉर्म जरूर भरें, भले ही आपको चांस कम लगे। अब हमारा हर हाल में उसमें सिलेक्शन होने के लिए स्ट्रेटजी हम क्या अपनाएं, तो इसमें सेवानिवृत्त कार्मिकों को भी अप्लाई करने की अनुमति है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि उन रिटायर्ड लोगों को कन्विंस करना है कि आप लोगों ने अपने जीवन भर बहुत अच्छे तरीके से अपनी जॉब की है, पेंशन का भी लाभ ले रहे हैं। अब आपने समाज से जो लिया है ना, अब आपको समाज को, समुदाय को देने का टाइम आया। अतः आप मुद्रा राक्षस न बनिए, पैसे के पीछे न भागे और युवा लोगों को, युवा एनर्जी को, उनको आगे आने का मौका देवे। इस तरह से हम उन्हें कन्विंस करना चाहिए। और यहां पर यह बात भी ध्यान रखनी है कि ओल्ड डॉक्टर्स एंड न्यू टीचर्स आर ऑलवेज द बेस्ट, क्योंकि डॉक्टर जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसका अनुभव निखरता जाता है और टीचर जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसका जोश ठंडा होता है और वो उतना अपडेट भी नहीं रह पाते हैं। अब अगली जो बाधा आती है उसमें यह है कि जिन लोगों ने अभी रीट मेंस के लिए क्वालिफाइड किया है उनमें से अधिकतर स्टूडेंट्स चाहेंगे कि हम भी अप्लाई करें और हमारा हो जाएगा। तो इस बारे में अलग से भी वीडियो बना चुका हूं। यहां पर आपको ध्यान रखना है, उन्हें दिमाग में एक बात बिठा लेनी चाहिए कि अभी जो एक कहावत काफी चल रही है, चर्चा में है, हम जीके में भी पढ़ते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। यह बात शेरशाह सूरी ने मालदेव से जो युद्ध में हारे थे, जैतारण का युद्ध या गिरिशमेल का युद्ध भी कहते हैं, 1544 में, उस समय बात कही थी। यह बात रीट मेंस के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट पर बिल्कुल सही बैठती है जो इस विद्या संबलन योजना में काम करने के इच्छुक है, क्योंकि विद्या संबलन योजना में कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, कोई स्थायी लाभ भी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, लालच में व्यक्ति भाई भाई का भी दुश्मन हो जाता है। यहां पर तो छोटे से लाभ के लिए आप अपने कैरियर के दुश्मन ना बने और जो लालच का नाग आपके मन में, आपके मस्तिष्क में जो सिर उठा रहा है ना, फंड फैला रहा है, उसको अभी से ही कुचल देवे, सख्त निर्णय लेवे और इसमें अप्लाई नहीं करें। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी रखें कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए। क्योंकि पहली बात तो यह है कि इसमें मानदेय बहुत अच्छा है। जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए विद्या संबलन योजना एक वरदान या संजीवनी बूटी की तरह है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की तुलना में बहुत अच्छा मानदेय मिल रहा है, वर्कलोड नहीं है, आप इसमें सम्मानजनक तरीके से अपना जो खर्चा है वो निकाल सकते हैं। अब अधिकतर कैंडिडेट की एक ही मानसिकता रहती है, अपन जानते हैं कि सभी की वो एक भेड़ चाल रहती है कि अपने घर के आसपास ही वो अप्लाई करना चाहेंगे, उसी को प्रायोरिटी देंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में, रिमोट डिस्टेंट एरियाज में कोई दिक्कत नहीं, उनका हो जाएगा। लेकिन अधिकतर कैंडिडेट जो शहरी क्षेत्र के हैं या जो प्राइम लोकेशन चाहते हैं, मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग अपने घर से 2-5 किलोमीटर के रेडियस में स्कूल ढूंढ रहे हैं और आपको 30 किलोमीटर दूर की स्कूल में आपको पोस्टिंग मिलती है, लेकिन वो जो 1-2-5 किलोमीटर वाली स्कूल है उसमें वर्कलोड ज्यादा है, आपको ज्यादा कालांश लेने पड़ रहे हैं, आपको स्टूडेंट्स के साथ बहुत माथापच्ची करनी पड़ रही है, स्टाफ की बहुत सारी पॉलिटिक्स या गुटबाजी में उलझना पड़ रहा है। वहीं आप एक दूर गांव में जॉब कर रहे हैं और वहां पर शांति का माहौल है, ज्यादा बच्चों की भी भगदड़ नहीं, स्टाफ में भी साइलेंट माहौल है, आप रिलैक्सेशन
वहां आपको काफी अच्छा मिलेगा पढ़ाई के हिसाब से भी, और आप समझ सकते हैं दूसरे नजरिए से भी। अब बताइए ज्यादा बेनिफिशियल क्या है। और रही बात आने जाने का, ट्रैवलिंग का जो टाइम है, अगर आप अप डाउन करते हैं देन श्योर आप ईयरफोन लगा सकते हैं। आप यूट्यूब वगैरह ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनसे आप पढ़ाई ट्रैवलिंग के टाइम में कर सकते हैं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप अप डाउन भी ना करें, आप उसी गांव में कमरा ले लीजिए, एकदम तपस्वी की तरह रहिए आराम से, और आपके पास कोई काम नहीं रहेगा पढ़ना पढ़ाना, और स्कूल की लाइब्रेरी की सारी फैसिलिटीज सारी आपके पास रहेगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो नॉर्मली आपके जो स्कूल के जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप करना चाहें तो आप डिस्टेंस को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, होम सिकनेस का लालच मत रखिए, हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो। यहां पर मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि कैरियर को दांव पर लगाने से इसलिए भी बचना चाहिए क्योंकि 3rd ग्रेड टीचर के ट्रांसफर की बहुत ज्यादा मांग आ रही है। तो हो सकता है अभी महीने 2 महीने में उनके ट्रांसफर्स हो तो सारी पोस्ट का जो भी सिस्टम है ना वो गड़बड़ा जाएगा। जहां आपका अभी मान लो आपको मिलता है संबलन योजना में, हो सकता है आपको वहां से हटना पड़े, हो सकता है किसी नई जगह खाली हो, क्योंकि जो ट्रांसफर होके जाएंगे तो जाहिर है अपने पीछे पोस्ट भी खाली छोड़ के जाएंगे। तो इस तरह की सारी उलझन है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटजी वेरी क्लियर कट बनानी है। डिस्टेंट रिमोट एरियाज के लिए भरिए आप जहां भी काम करते हैं वहां पर आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर लीजिए, स्कूल की लाइब्रेरी का उपयोग कीजिए, जो क्लासें आपको दी गई है, लेकिन आपके सिलेबस से कनेक्टेड जो डिफिकल्टी लेवल है वो अपर क्लासेस है उनका भी आप उपयोग करिए। यहां पर मैं रीट मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट से केवल एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को पता है जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब सहायक अध्यापक पद पर है, वह वरिष्ठ अध्यापक या लेक्चरर्स की पोस्ट की एग्जाम जो दे रहे थे ना, उन कैंडिडेट्स ने सीएल, पीएल, मेडिकल, इवन वेतन कटाकर डब्ल्यूपीएल भी लेकर के तैयारी की। तो उनके पास तो क्या था, जॉब थी, फिर भी उन्होंने उस काफी बड़ी सैलरी को और काफी एडवांटेज को उन्होंने त्यागा। आपके पास क्या है? तो फिर ऐसे में आप इन तुच्छ प्रलोभनों में क्यों पड़ रहे हो? यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, कई कैंडिडेट्स के मन में होता है कि हम तो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप एकाध नंबर से भी सिलेक्ट नहीं हुए तो फिर आप पर क्या गुजरेगी? चलिए आपका सिलेक्शन हो गया और इस प्रपंच की वजह से, इस भागादौड़ी की वजह से आपकी तैयारी प्रभावित और आपके 2-5 नंबर भी कम आए, आप मेरिट में नीचे आ जाएंगे। उसका सीधा खामियाजा आपको नेक्स्ट जो आपके प्रमोशंस वगैरह उनमें मिलेगा। इवन जब आपकी पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग होती है तो उसमें भी 1-2 नंबर के हेरफेर से लोगों के जिले बदल जाते हैं। इसलिए